हमारे देश के हजारों गांव की तरह सरस गांव भी दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ था शक्तिशाली नीलचंदी समाज का इलाका। ये लोग पारंपरिक तौर पर जमींदार थे और सदियों से गांव में दबदबा इन्हीं का रहा था। और दूसरी तरफ था तोलारी समाज का इलाका। ये लोग नीलचंदियों के खेतों में मजदूरी करते थे। सदियों से गांव में इनका पलड़ा हल्का ही रहा। नीलचंदी और तोलारी समाज सदियों से एक साथ रहते आए थे और इनके साथ इनके बीच की रंजिश और तनाव भी चलता आया था। दोनों समाजों को एक दूसरे की जरूरत थी। नीलचंदियों को मजदूरों की जरूरत थी और तोलारियों को मजदूरी की। इस परस्पर निर्भरता के बने रहने के लिए गांव में शांति बनाए रखना अनिवार्य था। और बहुत जल्द एक जुर्म की श्रृंखला इस सारे गांव को झकझोर देने वाली थी। नीलचंदी और तोलारी समाज युद्ध के कगार पर खड़े होने वाले थे। लो, देखो साहब लोग तुम्हारे लड़के को ढूंढ रहे। तुम दोनों यहाँ कल शाम से बैठे हो, न घर गए न खाना खाया। थोड़ी सी चाय है, पी लो। तुकाराम, हाँ तुकाराम, हाँ तुकाराम, क्या हुआ? मैंने तेरे राहुल को देखा रे तुकाराम। क्या? उठा देखा, बोलना। वो नीलचंदियों के खेतों में। किसने मार दिया मेरे बच्चे को? मेरा राहुल। अरे तू ठीक से देखा क्या? अरे वही था क्या? हाँ तुकाराम, मैंने ठीक से देखा, वही था। हाँ तो चल। एक मिनट, तुम दोनों यही रुको। हाँ, तू अपने घरवाली को संभाल, तू अंदर आ। मेरा बच्चा उधर, मुझे जाने दो ना। मेरा बच्चा। ठीक है विलास, तुम इसे लेकर खेत पर पहुंचो। एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को भी बुला लेना। सर, नीलचंदी पाड़ा खेतों में राहुल की लाश मिली है एक गाँव वाले को। सचिन, गाड़ी फिरो। साहब, मैंने किसी और को देखा नहीं आते जाते हुए। और कोई नहीं था खेतों में 2 नंबर करने? ना के बराबर साहब। तू लगेच ओळखलंस मुलाला? साहब, हमारी तोलारी समाज का लड़का है, 4 घर छोड़ के रहता है। सर, पूरा खेत छान मारा, कुछ नहीं मिला। और शायद ये मर्डर वेपन हो सकता। घर वालों को बुलाकर बॉडी की शिनाख्त करवाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और राधिका, खेत दोबारा से स्कैन कर, उसके बाद पूछताछ शुरू करते हैं। सर, जहां शायद उस पर हमला किया गया और उसे मार दिया गया, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए। खेत में जाते वक्त राहुल के हाथ में एक मोबाइल फोन था, लेकिन लाश के पास पुलिस को कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। यह माजरा क्या? गरीब किसान तुकाराम तोलारी और उसकी पत्नी मालती के बेटे राहुल को आखिर किसने मार दिया और क्यों? तुकाराम, मालती, तुम्हारे राहुल को खोने का दर्द हमारे पूरे तोलारी समाज को। तुम्हारा छोटा भाई प्रवीण तो तुम्हारे साथ है ही, हम सब भी हैं। तुम्हें इंसाफ मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ओम प्रकाश भाऊ, आप हमारे समाज के मुखिया हैं। आप भी पुलिस को सीधा सीधा जाके बता क्यों नहीं देते कि कौन है इस सबके पीछे? हम सब जानते हैं कि सुखीलाल नीलचंदी का किया करा है। मैं खुद जाता हूँ। नहीं भाऊ, अभी आप वहाँ नहीं जाएंगे। पर कहाँ नहीं? क्योंकि भाऊ, उन लोगों ने हमेशा की तरह जात पात का मामला बना के रखा है। और वो जीतू की बहन रोहिणी, उसने खुलेआम आपका नाम लिया है। काय? लेकिन तुकाराम खुद कभी मेरा नाम नहीं लेगा। सालों से हमारी खेतों में मजदूरी कर रहा है वो।
मेरी उसके साथ अच्छी पड़ती है, तुम जानते हो पक्के। वो सब हम जानते हैं, लेकिन तोलारियों को ऐसा मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं ना। मकसद तो कत्ल का ही था। इसमें कोई दो राय नहीं है इंस्पेक्टर। खोपड़ी पूरी तरह कुचल दी गई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं इंस्पेक्टर, सीधे कत्ल कर दिया गया। और हाँ, इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ होगा। जी, फॉरेंसिक टीम ने ब्लड सैंपल्स मैच करने के लिए अलग कर लिए। डॉक्टर, वैसे मौत कितने बजे हुई होगी? कल शाम 6 और 7 के बीच में। और बड़ी अजीब सी बात है, शाम के वक्त सुनसान खेत में अकेला बच्चा, ये गया क्यों था? इसे वहां किसी ने बुलाया तो नहीं था? सर, ये खेत दरअसल किसी एक नीलचंदी परिवार का नहीं है। ये उनके समाज के नाम सालों पहले कोई छोड़ गया था, पर उसकी देखभाल नहीं होती थी ढंग से, इसलिए जंगल जैसे बड़ा हुआ। फिर भी हमारी टीम ने और गांव वालों ने मिलकर एक एक इंच खंगाला है, लेकिन हमें इस केस से रिलेटेड कुछ नहीं मिला सर। अब देखते फॉरेंसिक रिपोर्ट से कोई मदद मिलती है, पत्थर पर कोई फिंगरप्रिंट्स या और कोई ऐसी बात जिससे इस केस को नया एंगल मिल जाए। सर, खेतों से लौटते वक्त मुझे 2 बच्चे दिखे। रुको, राहुल को जानते थे? राहुल दादा, वो तो हमारे बड़े भैया थे। उसके पापा और हमारे पापा दोनों भाई भाई है। नाम क्या है तुम्हारे? सोनू प्रवीण तोलारी। पवन प्रवीण तोलारी। यहाँ क्यों आए तुम दोनों? ऐसे ही मैडम, पता करने कि क्या हुआ। तुम्हें पता था कि राहुल यहाँ आया था? नहीं मैडम, मतलब हाँ। सोनू, सच सच बोलो। कल शाम को ही और मैं खेल रहे थे। दादा दादा देखो। राहुल दादा रुकिए ना। क्या है? राहुल दादा खेलने आई है। दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ। मुझे किसी से मिलने जाना है। अब परेशान मत कर और रख अपना तुच्चा गुलेल अपने पास। किससे मिलने जा रहे हो राहुल दादा? फिर राहुल दादा थोड़े आगे गए और खेत के अंदर घुस गए। तुम बच्चे अक्सर खेतों में आते हो खेलने? कभी नहीं, ऊपर से नीलचंदियों का इलाका है, हम इस तरफ कभी नहीं आते। तुमने किसी और को देखा था खेत में? राहुल के बारे में कुछ अलग लगा, कुछ अटपटा उसके बर्ताव में? हाँ। क्या, बताओ मुझे। पहले वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे, पर 8-10 दिनों से उनके पास मोबाइल क्या आ गया है, तब से हमारे साथ खेलते नहीं और बात भी नहीं करते, और एक भी गेम मोबाइल में खेलने नहीं देते। गांव में किसी और बच्चे के पास फोन नहीं है? तुम दोनों के पास नहीं है? हम तोलारी बच्चों में किसी पास मोबाइल नहीं है। कहीं इस मोबाइल को लेकर कुछ हुआ ना हो? सर, ना लाश पर मोबाइल, ना क्राइम सीन पर मोबाइल। कातिल शायद मोबाइल अपने साथ लेकर गया था। क्यों? सर, तुकाराम है, किसके बारे में पूछ रहा है? भेज दो उसे। राधिका, तुकाराम की बीवी और रिश्तेदारों से बात करो, और शास्त्री खबरियों से बात करो। गांव में क्या माहौल है वो भी जरा देखो। साहब, आ जाओ। साहब, कुछ पता चला किसने मारा मेरे बेटे को? बैठो तुकाराम, बैठो। बैठ। किसी के साथ दुश्मनी थी? 11 साल का बच्चा सर, किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? तुकाराम, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? गरीब का एक ही दुश्मन साहब, गरीबी। पूरी जिंदगी इसी से लड़ने में जाती है। मैं तो अपने बेटे राहुल को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था। तुमने राहुल को मोबाइल फोन लेकर दिया था? बच्चा था मेरा साहब, बचपन में मेरे कोई लाड नहीं किया, इसलिए थोड़ी बहुत मैं करता था। तुम्हारे तोलारी समाज के और बच्चों के पास फोन नहीं है, सिर्फ राहुल के पास फोन था। उसको फोन पे खेल खेलने का भूत सवार था। बहुत जिद की उसने, इसलिए एक सेकेंड हैंड फोन खरीद दिया था, वो भी सबसे सस्ता वाला। उसमें सिम कार्ड भी नहीं था साहब। क्या हुआ रे? एक हफ्ते में दिल भर गया तेरा फोन से? सारे गेम्स खेल लिए पापा, ऑनलाइन तो कुछ खेल नहीं सकता, सिम कार्ड ही नहीं है। ये मेरा फोन ले, इसमें सांप वाला खेल है, खेल। मुझे नहीं खेलना, इस पे इंटरनेट तो है नहीं। मम्मी के मोबाइल में इंटरनेट है, लेकिन वो खेलने देती नहीं। अब एक काम कीजिए ना, मेरे मोबाइल में नए गेम डलवा दो ना पापा, प्लीज। बेटा, मुझे नहीं पता कैसे डलवाते हैं, तुझे फोन चाहिए था, मैं ला दिया। जब से आपने फोन लाया ना पापा, उसको बोलो वो नए गेम डाल के देगा। कितने पैसे लगेंगे? वो तो मुझे नहीं पता, अगर महंगा होगा तो मत डलवाना। हाँ, अपनी ताकत में रहेंगे तो अगले हफ्ते डलवा दूंगा, जब तनख्वाह मिलेगी, ठीक है? थैंक यू पापा। तनख्वाह मिलने से पहले मेरा और कातिल अपने साथ फोन भी लेकर गया है। ये फोन के लिए मेरे बेटे को मार डाला? ये अभी पता चलना बाकी है।
फोन में कैमरा था? हाँ साहब, वो हर चीज की फोटो लेता था, फिल्म बनाता, खूब हंसता। क्या क्या फिल्म बनाता है रे तू? अरे पापा ये तो कुछ नहीं है, ये देखो मम्मी, ये देखो गांव में, ये स्कूल के रास्ते पर, हाँ अब ये देखो ये खेतों में। तुकाराम, क्या राहुल ने अपने फोन में ऐसा कुछ कैद किया था या फिल्माया था जो उसे नहीं करना चाहिए था? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि उसने कुछ तस्वीरें ली हो या कुछ फिल्माया हो और आप लोगों को दिखाया ना हो। बचपना था, हर चीज में हंसी आती थी मेरे राहुल को, हर चीज का वीडियो बनाता था। शायद गांव में कोई चोरी छुपे कुछ कर रहा हो और तुम्हारे राहुल ने उसे देख लिया हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारे इर्द गिर्द जान पहचान में कोई ऐसा है जो गैरकानूनी काम कर रहा हो और राहुल ने उसे मोबाइल पर कैद कर लिया हो। किसी पे शक है? कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार? जी ऐसा कोई नहीं था, और सिर्फ 11 साल का था मेरा राहुल, कुछ छुपाता नहीं था वो। घर से इतनी दूर खेत की तरफ तुम्हें बता कर गया था? पता कैसे चला कि राहुल गायब हुआ है? राहुल के पापा के खेत से घर लौटने के 1 घंटे पहले तक राहुल हमेशा घर वापस आ जाता था। उस दिन मैं काम में उलझी हुई थी तो मेरा ध्यान नहीं गया। उसके बाद मैं राहुल को ढूंढने गई। सोमेश्वरी, राहुल को देखा क्या? नहीं, घर नहीं आया। नहीं, मैं उसे ढूंढने ही जा रही हूँ। अच्छा मैं भी आती हूँ। राहुल! 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 बाळा, राहुल दादाला पाहिलंस का? राहुल! मीना ताई, मेरे राहुल को कहीं देखा क्या? नहीं घर, वो घर नहीं आया क्या? नहीं, पूरा गांव ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। रोहिणी, मैं मालती के साथ राहुल को ढूंढने जा रही हूँ। मालती ताई, राहुल ने कुछ कहा था कि कहाँ जा रहा है? नहीं रोहिणी, कुछ नहीं कहा। चलो जल्दी करते हैं। राहुल! 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 दादा, राहुलला पाहिलं कुठे? राहुल! 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 राहुल आलाय? राहुल! राहुल बेटा कहाँ हो तुम? राहुल! 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 अरे राहुल है! राहुल! 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 देर रात तक हम ढूंढते रहे, फिर जाकर हम आप लोगों के पास आए शिकायत लेकर, और फिर खबर मिली कि मेरे राहुल की लाश मिली है खेत में। कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमेशा अपनी मस्ती में रहता था मेरा बेटा। तुम तुकाराम के छोटे भाई हो? जी हाँ, प्रवीण तोलारी। क्या लगता है आपको राहुल को किसने मारा होगा? हम सब भी हैरान हैं मैडम इस हादसे से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई तुकाराम के बीच कोई खानदानी दुश्मनी, कोई जमीन का मसला वगैरह? जी नहीं मैडम, हमारे बीच परिवार में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आप जानते ही हैं तोलारी समाज की पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही है जमींदार नीलचंदियों के साथ। कोई खास नाम? हमारे समाज के लोगों को लगता है उस जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का हाथ हो सकता है इसमें। बोल मुकुल, क्या खबर है गांव की? साहब ये जात पात का लफड़ा लग रहा है। तोलारी समाज के मुखिया से बात हुई। सुखीलाल नीलचंदी, वो तो नीलचंदी समाज का मुखिया है ना? उसका नाम तो काफी अच्छा है। सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। उस आदमी के मुंह में राम, बगल में छुरी है। नफरत करता है वो हमारे लोगों से। लेकिन ओम प्रकाश भाव, एक 11 साल के बच्चे के साथ कैसी दुश्मनी? किसी के बच्चे को मार डालो, उससे ज्यादा दर्द हो सकता है उसे? यहाँ उसने हमारे पूरे समाज को दर्द दिया है, भयंकर दर्द। लेकिन आपके पास कोई सबूत या सुराग है? सबूत ये है कि बच्चे को उनके ही खेतों में मार डाला गया। हिम्मत नहीं हुई ना बड़ो बरवार करने की? हमारे समाज में से कोई ऐसा करेगा? चानस ही नहीं है। वही है सुखीलाल नीलचंदी। ये सुखीलाल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जानता हूँ मालिक, लय भारी आदमी है, दूर दूर तक पहुँचे। हाँ, फिर भी नजर रख उस पर, पता कर माजरा क्या है।
ये लोग उसका नाम क्यों ले रहे हैं? अगर जात पात का झगड़ा है भी तो बच्चे का मोबाइल क्यों लेके जाते? ये आंकड़ा कुछ फिट नहीं बैठता। मोबाइल फोन बिना सिम का सस्ता सेकंड हैंड मोबाइल फोन लाश से अलग किया जाता है। क्यों? सर ये भी तो हो सकता है कि खेतों में कोई कपल मिल रहा हो, बच्चे ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हो और उसी गर्मा गर्मी में बच्चे को मार डाला गया और मोबाइल छीन लिया गया हो। लेकिन सर ये इत्तेफाकन मर्डर नहीं लगता, क्योंकि राहुल किसी को मिलने जा रहा था। दिखता नहीं मैं बिजी हूँ, मुझे किससे मिलने जाना है? उसे मिलने बुलाया और वो चला गया, तो जाहिर सी बात है वो राहुल के जान पहचान वाला ही होगा जिसने राहुल को खेतों में बुलाकर उसे मार डाला और मोबाइल रख लिया। सर दूसरा, जाना पहचाना कातिल। तुकाराम का कहना है कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तुकाराम की बीवी मालती ने भी यही कहा, लेकिन उसके छोटे भाई प्रवीण ने जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का नाम लिया। हमारे समाज के लोगों को लगता है उस जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का हाथ हो सकता है इसमें, लेकिन कोई कारण नहीं बताया। खबरी मुकुल से तोलारी समाज के मुखिया ओम प्रकाश तोलारी ने भी यही कहा कि उन्हें भी ये लगता है कि इस सब में सुखीलाल नीलचंदी का हाथ है, जात पात का झगड़ा। फिर सुखीलाल का नाम? वही तो सर। सर तीसरा, सुखीलाल नीलचंदी, जात पात का मसला। सर आप जरा आके उस औरत से बात कीजिए ना, पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठा रखा है। कौन औरत? वो तोलारी समाज की तूफान मेल रोहिणी तोलारी। हद हो गई, हमें इंसाफ चाहिए। बुलाओ अपने साहब को अभी के भी बुलाओ। क्या हो रहा है रोहिणी? क्या हल्ला मचा रखा है? हल्ला नहीं करेंगे तो आप लोग सुनते कहाँ हैं साहब? 2 महीने हो गए हैं, इनका बेटा और मेरा भाई जीतू गायब है, और साथ में इनका बेटा कमलू भी गायब है। क्या कर रहे हैं आप लोग उस बारे में? उधर देखिए, जितेंद्र रवि तोलारी उर्फ जीतू, कमलेश सुरेश तोलारी उर्फ कमलू, दोनों की खोज जारी है। इनके फोटोग्राफ्स हर पुलिस स्टेशन में लगे, खबरी काम पे लगे हुए, काम हो रहा है। इतना मुश्किल होता है क्या साहब 2 लोगों को ढूंढना? वहां नीलचंदी को कोई बछड़ा भी गायब होता है तो पूरी फौज लग जाती है आपकी, और 24 घंटों में यूं ढूंढ निकालते हैं उन्हें। तुम कहना क्या चाहती हो रोहिणी? मैं वही कहना चाहती हूँ साहब, जब सुनना नहीं चाहते, वही जब सुनकर अनसुनी कर देंगे, और वो है सच। और सच यही है साहब कि मेरे भाई जीतू और इनके बेटे कमलू को नीलचंदी के प्रधान सुखीलाल ने ही गायब करवाया, और उसने तगड़े पैसे ठूसकर आपके मुंह में से आपकी जुबान भी गायब करवा दी। 11 वर्षीय राहुल तोलारी के कत्ल के 2 महीने पहले सोलापुर के सरस गांव में एक और रहस्यमय वारदात हुई। गांव के 2 नौजवान जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू और कमलेश तोलारी उर्फ कमलू, ये दोनों अचानक एक ही रात को गायब हुए। रोज की तरह वो गांव के अनाज के गोदाम में अपनी ड्यूटी पूरी कर अपने अपने घरों के लिए निकले थे, पर उस रात घर पहुंचे ही नहीं। अनाज के उस गोदाम का मालिक नीलचंदी समाज का सुखीलाल नीलचंदी था। क्या हो गया? कौन मर गया जैसे खटखटा रहे हो? इप्पा क्या बाजू हट, और अभी के अभी अपने सेठ को बुला। बोलने का मेरे को बोल। सुखीलाल भाऊ को बुलाओ, उन्हीं से बात करेंगे। क्या हुआ ओम प्रकाश? सुखीलाल जी, मेरा भाई जीतू और इनका बेटा कमलू दोनों अभी तक गोदाम से घर नहीं वापस पहुंचे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है। जहाँ तक मुझे मालूम है दोनों जमकर शराब पीते बैठे होंगे किसी ठेके पर। हर ठेके, हर अड्डे, हर जगह पे ढूंढ लिया है सुखीलाल भाऊ, लेकिन उन दोनों का कहीं कोई पता नहीं है। तो ओम प्रकाश जी जाओ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करो। वो तो हम अभी के अभी करने जा रहे हैं, पर इस बार ना हमारी शिकायत आपके खिलाफ होगी सुखीलाल जी। सभी लोग कान खोलकर एक बात सुनो, एक एक करके बात करना, ना ही कोई चीखेगा और ना ही चिल्लाएगा। ये पुलिस स्टेशन है, पंचायत नहीं है। इंस्पेक्टर ये लड़की बकवास कर रही है, मैं अपने ही 2 मुलाजिमों को गायब क्यों करवाऊंगा? मुझे उससे क्या मिलने वाला? ठंडक, दिल को ठंडक, क्योंकि चोरी के झूठे आरोप में तो इन्हें फंसा नहीं पाए। उस दिन से 6 महीने पहले दिवाली को कुछ ही दिन थे। सुखीलाल की पत्नी विद्या घर पर अकेली थी, पर जब वो नहाकर बाहर आई तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। सुखीलाल जी, आपको किसी पर शक है? कोई ऐसा जिसका यहाँ आना जाना है? अगर शक है तो बता दीजिए, हम तहकीकात करेंगे। हाँ शायद कुछ करने जैसा है। पिछले हफ्ते मैंने छत की मरम्मत के लिए सीमेंट मंगवाई थी। मेरे गोदाम में काम करने वाले 2 लड़के जीतू और कमलू सीमेंट लेकर घर आए थे। उस खिड़की के नीचे रख दो सारी बोरिया। वो कड़िया जब आएगा तब देख लेगा कैसे क्या करना है, और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। बढ़ लगा ए जीतू, चलो कर।
ए जीतू, कमलो, ऐसा ले, क्या कर रहे हो वहां? जाओ दूसरी बोरी ले आओ। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि चोरी उन्होंने ही की है, लेकिन और कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे उन दोनों का बर्ताव भी अजीब लगा। ऊपर से दोनों पीने वाले लड़के, गरीब हैं, मन ललचाया होगा। सुखीलाल के शक के आधार पर पुलिस ने जीतू तोलारी और कमलू को गिरफ्तार कर लिया। इससे तोलारी समाज में हलचल मच गई। शास्त्री साहब, आप बिना सबूत के हमारे बच्चों को ऐसे नहीं उठा सकते। वो नीलचंदी कुछ भी कहेगा तो आप लोग मान लेंगे क्या? हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं करते। अरे साहब, अगर गलत काम करते तो मेहनत मजदूरी क्यों करते वो? आप अभी के अभी हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए साहब, वरना हमारा पूरा समाज रास्ते पे उतर आएगा साहब। 2 मिनट के अंदर आप लोग ना सिर्फ पीछे हटेंगे बल्कि सीधा अपने घरों पर, और जो बीच में आएगा वो हवालात में। पुलिस ने उन दोनों लड़कों से कड़ी पूछताछ की, पर सारी कोशिशों के बावजूद पुलिस को दोनों से एक ही जवाब मिला। साहब हमें छोड़ दो साहब, हमें कुछ मालूम नहीं है साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच में हमने कुछ नहीं किया साहब। पुलिस को जीतू और कमलू के खिलाफ कुछ नहीं मिला और उन्हें छोड़ दिया गया, और यह चोरी का केस बैक बर्नर पर चला गया था। 6 महीने से खुंदक थी इन्हें साहब। जब मेरे भाई जीतू और कमलू पर चोरी का इल्जाम न लगा पाए तब उन्हें गायब भी करवा दिया। इंस्पेक्टर, जब आपने मुझसे कहा कि आपको उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपनी गलती मान ली और उन दोनों को वापस काम पे रख लिया, ताकि 6 महीने बाद आप ये सारा खेल फिर से खेल सको और कोई आप पे शक ही ना करे। एक मिनट, तुम सुखीलाल जी पर कौन सी बुनियाद पर आरोप लगा रही हो? इन्होंने कौन सी बुनियाद पर मेरे भाई जीतू और कमलू पर चोरी के आरोप लगाए थे, और आप लोगों ने कौन सी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया था, उनकी कुटाई की थी? हाँ, जवाब दीजिए। इनका खून खून और हमारा खून पानी, ये कैसा इंसाफ हुआ साहब? तुम्हें जितने भी वाहियात इल्जाम लगाने ना लगाओ, पर इतना याद रखो, जो गायब हुआ है उसे भले ही ढूंढा जा सकता, लेकिन जो अपनी मर्जी से भाग गया है ना, उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। ये क्या हुई बात साहब? आप फिर से हमारे बिरादरी के लोगों को दोषी मान रहे हैं। जितनी संभावना उनके दोषी ना होने की है, उतनी संभावना उनके दोषी होने की भी है। जब वो मिलेंगे या पकड़े जाएंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं आपके दूध और पानी के चक्कर में उनका खून ना हो गया साहब। अब हमारे खून को हल्के में ना ले। अब हमारे खून बहने के दिन गए साहब। अब हम और नहीं सहेंगे, चुप नहीं रहेंगे हम। बाबा, मैंने सोच लिया मैं क्या बनूंगा। क्या बनेगा बेटा? डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कलेक्टर? नहीं, मैं आपकी तरह एक किसान बनूंगा। अरे नहीं बाबा, उतर उतर, बैठ। नहीं बाबा, मेरे जैसा मत बनना। देख रहा है ना कमर कैसे टूटी है काम कर करके, और पैसे भी कितने मिलते हैं? कुछ नहीं। अरे बाबा, मैं सारे नए तरीके सीखूंगा। डिग्री लूंगा खेती करने की, और फिर लोन लूंगा, और आपकी छोटी सी जमीन भी तो है। अरे बाबा, कितना सोच रखा है रे तूने। हमारी टीचर कहती है बाबा, जो भी करना हो ना, उसके लिए सालों पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। तुम्हें उसे संभालना होगा तुकाराम। हाँ, खुद के दिल पर पत्थर रख के संभालना होगा। मेरे दिल में कुछ नहीं है शरद भाऊ। वहां सिर्फ वो था, और सिर्फ वो, सब खाली। खलास, चलता हूं। बोल मुकुल, क्या खबर? साहब, मैं जितना खोदते जा रहा हूँ, इस तोलारी और नीलचंदी समुदाय के बीच काफी खून बहा है पहले। अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ क्या? ये जीतू और कमलू की कोई खबर? सुखीलाल ने मरवाया होगा उनको। साहब, ये जीतू और कमलू कोई अच्छे बच्चे तो थे नहीं, छोटे मोटे लफड़े उनके होते ही रहते थे। और वैसे ही सुखीलाल भी कोई विलन जैसा जमींदार नहीं है, उसका वाकई में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। और खोद मुकुल, और आदमी लगा, लेकिन चुपके से। कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। सुखीलाल पे इन दोनों के गायब होने की उंगली उठी है, और राहुल के कत्ल की।
सुखीलाल जी थांबा, आप मेरे साथ चलिए। सुखीलाल जी, सर आपका वेट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हम नीलचंदियों और तोलारियों के बीच में दुश्मनी रही है। एक दूसरे के गले काटे हैं आप लोगों ने। मैं किसी 11 साल के बच्चे का कत्ल क्यों करूंगा, और वो भी तुकाराम के बेटे का। तुकाराम मेरा सबसे अच्छा, सबसे वफादार और सबसे समझदार मजदूर है। वो नहीं तो मेरा खेत नहीं। गांव वालों को जो कहना है कहे, जो उंगलियां उठाना है उठाए, पर इस पूछताछ का कुछ तो सर पैर होना चाहिए। 10 जून की शाम को 6 और 7 के बीच तुम कहाँ थे? मैं भाऊ के बंगले पर था। क्या कर रहे थे? महेश बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। मैं घर में बैठकर अपने 2 पेग लगा रहा था। खेत में किसी बच्चे का कत्ल नहीं कर रहा था। कत्ल तो घर पर बैठकर 2 पेग लगाते लगाते भी करवाया जा सकता है। जिस तरह इस कमरे के अंदर बैठकर बिना सबूत के इल्जाम लगाया जा सकता है। अपना नंबर लिखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस पैड की तरह पटका ना जाए, तो चुपचाप ये पैड उठाओ और दोबारा से दो। गलती से ये मत समझना कि तुम यहाँ कुछ हो। थाने में इंसान या तो मुजरिम होता है या मासूम, और कुछ नहीं। देखिए, मैं घोड़े पर सवार होकर आपके पास नहीं आया। आपने मुझे बुलाया, आप सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं। तो दीजिए जवाब। बताइए, जीतू और कमलू कहाँ हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मेरे घर से जेवर चोरी हो गए, अभी तक आपने चोर का पता नहीं लगाया। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, उन दोनों लड़कों को मैंने वापस नौकरी पे रखा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चोरी उन्होंने ही की है। वो तो तभी पता चलेगा जब वो पकड़े जाएंगे। पर सुखीलाल जी, मुझे लगता है वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और अगर वो जिंदा है तो मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। और अगली बार आप मुझसे ये सवाल मत कीजिए कि जीतू और कमलू का है। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। और कुछ पूछना है कि अनुमति देंगे आप? सुखीलाल और उसके आदमी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो तुरंत। जी सर। सुखीलाल को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। तुकाराम सालों से उसके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच खटास पैदा हुई होगी, या फिर ऐसी कोई बात जो अभी तक हमारे रडार पर नहीं आई। लिफाफा ले ले। जा दिया। मैं जाऊंगा तो सही नहीं लग गया। सर, हम इस बात पर सहमत हैं कि कातिल कोई जाना पहचाना रहा हो सकता है वो सुखीलाल हो खेतों। फोन लोकेशन घर का दिखा सकता है, अगर फोन घर पे छोड़ा हो। वो तो वो आराम से कर सकता है। राहुल, जरा मैं आ गया सुखीलाल काका। मुझे मालूम था तू आएगा। तुझे अपने मोबाइल में नए गेम्स चाहिए थे ना? हाँ? दे दे अपना फोन दे पक्का को, वो तुझे नए गेम्स डाल के दे। हो सकता है बच्चे ने मोबाइल में सुखीलाल के खिलाफ कुछ तो रिकॉर्ड किया होगा, इसलिए सबूत और गवाह दोनों मिटा दिए। या मोबाइल में गेम डालने के बहाने बच्चे को खेत पे बुलाया और उसे मार दिया गया हो, क्योंकि मकसद मारना था। क्यों? कोई ठोस मकसद भी तो सामने आना चाहिए। सर, ये कत्ल एक आग लगाने के लिए हो सकता है। दोनों गुटों के बीच एक चिंगारी, गुलेल से मारा गया पत्थर। मुझे लगता है कि तुकाराम से हमें दोबारा बात करनी चाहिए। कुछ तो है जो हमसे छुपा रहा है। सर, मुझे इसकी बीवी के बारे में भी ऐसे लगता है, कुछ तो अटपटा है। सर, मैं तुकाराम को लेकर आता हूँ। राहुल, क्या शूट कर रहे हो? सुनो, दिखाओ। राहुल, राहुल क्या कर रहे हो? बिना बताए किसी का शूट नहीं करते राहुल। दिखाओ क्या बना। दिखाओ। यार फोन दो। फोन दिखाओ। आज के बाद तुम मेरे फोन को हाथ नहीं लगाओ। मैं सिर्फ गेम्स खेल रहा था। मैंने कहा ना, छुओगे नहीं। तो बाबा मुझे खुद का फोन लेकर क्यों नहीं देते?
देखो, अभी कॉलेज जाने तक तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। जाओ बाहर जाके असली गेम्स खेलो, जाओ जाओ। आप बच्चे पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे? दे दीजिए ना उसे एक फोन, उसके सारे दोस्तों के पास है। सब करेंगे मतलब हम भी करेंगे। अपनी कोई सोच नहीं है क्या? ये चाय है या खीर? लाइए, मैं दूसरी बना लाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपको हो क्या गया है? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए? बाबा हद है, ये तोलारी हम लोगों पर इल्जाम लगाए जाएंगे और हम बस चुप बैठे रहेंगे। चुप कौन बैठा है महेश? और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसका गुस्सा काफी समय से चल रहा है। जब से घर में चोरी हुई है ना, तो वापस उन्हें असद से। क्या वापस? क्यों महेश, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? मैंने कितनी बार पक्के दादा को बताया, पर आप कुछ बोलते नहीं हो, करते नहीं हो। ये तोलारी आप पर, हमारे समाज पर बिंदास कीचड़ उछालते हैं। इन लोगों की औकात नहीं। नहीं बड़ा गलत बात। किसी भी समाज के बारे में ऐसा नहीं बोलते। हाँ, वो गरीब जरूर हैं, लेकिन उनकी मेहनत के कारण ही हम आराम से जी पाते हैं। लेकिन उन लोगों ने हमेशा हमसे झगड़ा ही किया है बाबा। तो तुम्हारी पीढ़ी को इस झगड़े को मिटाना है, बढ़ाना नहीं है। वो लोग कभी पीछे नहीं हटते बाबा। हम ही लोगों को हमेशा सिर झुकाकर निकल लेना पड़ता है। अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बात बात पर हाथापाई पे उतर आओ। पुलिस है, प्रशासन है, और हमारे लोग राजनीति में भी है। हमारे कोई लोग वोग नहीं है बाबा। ये लोग नीलचंदियों के जेब में है। हमारे सिर्फ हम लोग हैं, और हम लोगों के बीच में भी गद्दार है। नहीं साहब, मेरी सुखीलाल सेठ से कोई शिकायत नहीं। लेकिन तुम्हारे समाज वाले उस पर उंगली उठा रहे। सुनने में आया कि सुखीलाल के साथ तुम्हारा कोई पुराना मसला है। क्या मसला? तो तुम कह रही थी? हाँ मैडम, ये सुखीलाल का आदमी पकिया एक नंबर सा खड़ूस है। तो क्या हुआ उसे? कुछ किया? छेड़ा तुम्हें? नहीं नहीं, वो नहीं। वो कल आया था यहाँ, इस तुकाराम को कुछ पैसे दे रहा था। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है? मैंने तो पहली बार ही देखा मैडम। पर ये हो क्यों रहा है? तुकाराम सुखीलाल के पैसे क्यों ले रहा है? वो लोग तो हमारे दुश्मन हैं। हमारे समाज की जो दुश्मनी है नीलचंदियों से, वो मेरी दुश्मनी नहीं है साहब। मैं कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ा हूं। मुझे तो बस अपने काम और अपने बच्चे से मतलब था, और मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो काम करने में मतलब ही नहीं रहा। काम के दौरान सुखीलाल या उसका आदमी पकिया या और किसी से कभी झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, कभी नहीं। उल्टा कल सुखीलाल सेठ ने पकिया के हाथों मेरी तनख्वाह और 1 महीने का एडवांस भिजवाया। बोले काम मत छोड़ना, इज्जत करते हैं मेरी साहब मेरे काम की। सोमेश्वरी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सुखीलाल ने राहुल को मारा या मरवाया होगा? कोई और माजरा? सालों से पड़ोसी रही हो तुम। देखिए मैडम, मेरा नाम नहीं आएगा ना? नहीं, बोलो। जिस शाम को राहुल गायब हुआ था, हम लोग पूरा गांव उसे ढूंढ रहे थे मशाल लेकर, मगर हमें लाश नहीं मिली। राहुल राहुल बेटा, कहाँ हो? राहुल। हाँ, दूसरे दिन किसी गाँव वाले को मिली, नीलचंदियों के खेत में। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि राहुल अपनी मर्जी से खेत पर गया था? जब मैंने पूछा था राहुल के चचेरे भाइयों से, सोनू और पवन। तुम्हें पता था कि राहुल यहाँ आया था? नहीं मैडम, मतलब हाँ। राहुल दादा खेलने आई है? दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। जब आपने पूछा तब उन दोनों बच्चों ने आपको बता दिया कि राहुल खेत पे गया था। पर जब हम सब लोग, पूरी बिरादरी उसे रात भर ढूंढ रहे थे, तब दोनों ने चूं तक नहीं की। तो तुम ये कह रही हो कि किसी ने उनसे चुप रहने के लिए कहा था? उनका बाप जो है प्रवीण, तुकाराम भाऊ का छोटा भाई। भाइयों के बीच कोई मसला? जमीन। अरे दादा, वो जमीन सड़ रही है। कुछ सड़वड़ नहीं रही है, हमारे पुरखों की जमीन है जो हमारे बाबा ने हमें दी है। अरे रुमाल जितनी जमीन बंजर है, अब खरीदार सामने से आया है। अरे मुझे आंसू की हमें नहीं बेचनी है, वो जमीन हम हमारे बच्चों को देंगे, मेरे राहुल को, मेरे सोनू पवन को, वो उनके बच्चों को देंगे। ए बक दादा, भुलाई महान है, मेहनती भी है, अच्छा खासा कमा लेता है और बचा भी लेता है, पर हर कोई तेरे जैसा नहीं बनना चाहता। कम से कम मैं तो नहीं बन सकता। देख, सामने से खरीदार है, अब तो ना मत कर। आता काय भी झालं तरी मेरा जवाब नाही हो। अरे पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है प्रवीण,
इंसान की इज्जत भी कोई चीज होती है। अहो वहिनी तुम्ही तरी समजावा की। तो प्रवीण ने राहुल को मार डाला ताकि जमीन आगे बढ़ने का सवाल ही ना हो और तुकाराम बेच दे, और दोनों बच्चों को भी चुप रहने के लिए कहा। एक मिनट, दोनों बच्चे सोनू और पवन मेरे साथ चलेंगे। साहब, तुकाराम दादा, कुछ पता चला क्या किसने किया है? नहीं। तो साहब मुझे बस ना, सुनने में आया तुम दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा है। 15/17 तोलारी पड़ा। तो इस जमीन का राहुल के कत्ले से क्या ताल्लुक है? तुकाराम तुम जमीन बेचना नहीं चाहते और प्रवीण तुम जमीन बेचना चाहते। तो सिर्फ इतने के लिए मैं अपने भतीजों को मार दूंगा? सोनू, पवन, देखो तुम्हें सच बताना होगा। क्या तुम्हारे बाबा ने तुमसे ये कहा था कि किसी को नहीं बताना कि तुमने राहुल को खेत में जाते देखा था? नहीं मैडम, भगवान की कसम, बाबा ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा था बोलने के लिए। तो फिर बेटा तुमने सारे गांव वालों को खेत वाली बात क्यों नहीं बताई? हम दोनों काफी डरे हुए थे कि राहुल दादा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमें किसी को बोला नहीं। आपको मुझ पे शक है ना? तो इनसे भी पूछो ना, इन्होंने बच्चा खोया अपना, क्या इनको भी मुझ पे शक है? नहीं साहब, हमारी जमीन का मसला ऐसा कोई मसला नहीं है, और प्रवीण मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। 10 जून की शाम को कहाँ थे? मैं रहीम खान की जमीन पे काम कर रहा था। नंबर दो उसका। पहले अपना नंबर दो प्रवीण। सर, हम इस प्रवीण को क्लीन चिट नहीं दे सकते। प्रवीण तोलारी, जमीन का मसला। सर, इसमें डाउट नहीं है कि राहुल को मारने के बाद तुकाराम जमीन को लेकर इतना नहीं बढ़ता। प्रवीण के पास मोटिव है जो हमें सुखीलाल की तरफ से नहीं मिला। कत्ल को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक हमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की, सिवाय इस प्रवीण के एंगल के। सर, मुझे अब भी लगता है कि बच्चों को कुछ कहने से खामोश कर दिया गया। शास्त्री, मुकुल खबरी ने सुखीलाल के बारे में कुछ बताया? नहीं सर। तुकाराम खेतों पर लौट गया। अपने दर्द को दिन में वो पसीने में डुबोने लगा और रातों को राहुल की यादों को शराब में डुबोने लगा। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन भी एक ऐसे मोड़ पर रुक गई थी जहां आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राहुल का कत्ल हुए अब 2 महीने बीत चुके हैं। सर, सुखीलाल पकिया प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, लोकेशन हिस्ट्री भी स्टडी की, लेकिन तीनों के खिलाफ कुछ शो नहीं हो रहा। हेडक्वार्टर से फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई सर। पत्थर पे लगा खून राहुल के खून से मैच हो गया। पत्थर पर कोई फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर, लगता है कातिल ने कत्ल करने के बाद फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। पत्थर से सर कुचला गया है। मुझे लगता है इस केस को हमें अलग एंगल से देखना चाहिए। हो सकता है ये कातिल बच्चों को मारने वाला कोई साइकोपैथ है या फिर कोई तंत्र मंत्र वाला, जिसका इस गांव और उसके पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो। लेकिन सर, कातिल जाना पहचाना हुआ होगा। हो सकता है ये साइकोपैथ के तांत्रिक, उसने बच्चे से दोस्ती कर ली हो। वैसे भी ये लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने शिकार से दोस्ती करने में। खबरियों से पता करो गांव में कोई नया दिखा था क्या। और राधिका, जितने भी पुराने साइकोपैथ्स और तंत्र मंत्र वाले हैं, उन सबकी हिस्ट्री निकालो। इससे पहले कि पुलिस किसी और एंगल पर काम शुरू करती, मौजूदा एंगल्स में से पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 चौंकाने वाली खबरें आई। कमल, तू? हेलो मुकुल भाई, लतीफ। मुकुल, अपने लड़के को बोल वहां से ले ले, नजर बनाए रख। मैं भी क्या भी पहुंच रहा हूं। वो साहब, वो साहब, वो साहब, वो साहब।
तुम दोनों में से कौन मुंह खोलेगा? इस बात पे चल रहा था झगड़ा। साहब मैंने तुकाराम दादा से एक सवाल पूछा था। दादा अपना समाज ना फालतू में सुखीलाल नीलचंदी के पीछे पड़ा है। मुझे लगता है ना राहुल का कत्ल उस शरद बागवे ने किया है। शरद बाबू का नाम क्यों ले रहा है? क्यों शरद का नाम छुपा रहे हो तुम? क्या मतलब है तेरा प्रवीण? उसको मालूम है ना, उसको मालूम है। वो साला शरद आपके नाक के नीचे आपकी सहमति से आपकी बीवी मेरी मालती वहीनी के साथ सोता है। वो उस कुत्ते शरद ने वहीनी को आपसे अलग करने के लिए राहुल को रास्ते से अलग कर दिया। आप यहाँ बैठकर सब सह रहे, सिर्फ आंसू बहा रहे। क्या बोला? यही काट दूंगा साले। करम, क्या प्रवीण ने जो बताया है वो सच है? तुकाराम तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हारे इकलौते बेटे राहुल का कत्ल हुआ है। जो प्रवीण बोल रहा है वो सच है? क्या तुम भी इस कत्ल में शामिल थे? नहीं। तो फिर बोलो माजरा क्या है? तो बता कम, कहाँ था इतने? और तेरा जोड़ीदार जीतू कहाँ है? ये सच है कि मेरी पत्नी मालती और शरद बागवे के बीच रिश्ता रहा है मेरे सामने। एक ही रात में पुलिस के हाथ दो ऐसे एंगल्स लगे थे जो अब तक उनकी रडार में आए ही नहीं थे। एक, कमलू 4 महीने गायब रहने के बाद खुद घर लौट आया था, तो क्या सुखीलाल पर लगा आरोप सही नहीं था? और जीतू क्यों नहीं लौटा था? दूसरी चौंकाने वाली लीड थी तुकाराम तुलारी की पत्नी मालती का शरद बागवे के साथ अफेयर। कौन था ये शरद बागवे? और तुकाराम की पत्नी मालती और इस शरद का अफेयर तुकाराम के सामने क्यों हो रहा था? वो हमारे घर की हालत काफी खस्ता हुई थी, मरम्मत करवानी थी। तेरी छत तो दम तोड़ रही है तुकाराम। प्लास्टरिंग के साथ में छत का भी काम करा ले। एक ही ठेके में दोनों काम कर दूंगा, पर घाई करा, ये तो छत गिरेगी सर पे एक दिन। हाँ हाँ, काम तो करवाना ही है। आप ये बताओ पैसे कितने लगेंगे? राहुल, तू स्कूल जा, देरी हो जाएगी ना। तुझा बाबा सब चकाचक हो जाएगा ना? हाँ सब हो जाएगा। अभी तो जा, ध्यान से जाना। हाँ चल। प्लास्टरिंग, पेंटिंग और छत की मरम्मत सब कुछ मिला के 75,000 होंगे। मैं कम बिम करके 70,000 में कर दूंगा। बाप रे, लेकिन 70,000 रुपया नहीं इस वक्त मेरे पास। मला माहिती है रे, और उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा मैं। कैसे नवाब भाई? नवाब, अरे शरद भाई आ गए। शरद भाई नमस्ते। शरद भाई, ये तुकाराम, ये शरद भाई है, ये तुम्हारे लोन का बंदोबस्त करेंगे। तुकाराम ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करो। मैं सोलापुर के एक साहूकार कंपनी के लिए काम करता हूँ। नवाब ने 70 बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 1 लाख तक के लोन का बंदोबस्त कर सकता हूँ। ब्याज कितना होगा साहब? 9.5%। हर महीने की दूसरी तारीख को मैं किस्त लेने आऊंगा। एक भी किस्त छूट नहीं सकती तुकाराम, एक भी नहीं। अगर मंजूर है तो पावसेर मंगाते हैं, वरना मैं चलता हूँ। पूरे सोलापुर में इससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी। बहुत भला आदमी है, आप बोल दे तुकाराम। हाँ मंजूर है। पावसेर मेरी तरफ से। ये शरद बागवे जो भी है जी, मुझे तो ठीक नहीं लगता। पहली मुलाकात में ही आपको पिला करके भेज दिया। अरे भला आदमी है, अब हर 2 तारीख को किस्त लेने आएगा, तब जान लोगी उसे। जो भी है, मुझे तो अब भी लगता है कि आपको समाज में से ही किसी से उधार लेना चाहिए था। छोड़ ना, मैं सौदा करके आया हूँ, मुझे मालूम है क्या कैसे करना है। सुनना मालती, राहुल सो रहा है, जरा अंदर चले। बहुत दिन हो गया ना। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगले दिन से घर काम शुरू हो गया और 1 हफ्ते में पूरा हो गया, और फिर
2 तारीख भी आ गई। अरे नमस्ते, नमस्ते शरद भाऊ। नमस्ते। काम पूरा हो गया? हाँ जी, हो गया। हाँ। मालती मेरी पत्नी। नमस्ते। सुंदर। हाँ? बहुत सुंदर काम किया है नवाब ने घर पे। हाँ हाँ। अच्छा, काम की बात, किस तैयार है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी लाया। चाय वगैरह? हाँ जरूर। अच्छा सुनो मालती जी। तुम्हारे लिए मेरे घर के है, मैं हर नए घर में देता हूँ, रख लो। अच्छे लग रहे तुम्हारे हाथों में। मेरी पीठ पीछे क्या और कब शुरू हुआ मुझे नहीं पता चला साहब। मेरा एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं, पैसे बचाऊं, ताकि मैं मेरे राहुल को कुछ अच्छा बना सकूं। अरे बाबा देखिए ना, शरद काका मेरे लिए क्या लाए। बहुत ही बढ़िया किताब है। अरे वाह। और उनके मोबाइल में बहुत सारे गेम्स हैं। हाँ? और उन्होंने मुझे खेलने भी दिया। बढ़िया है, बढ़िया है। मालती, किश्त दे दी ना ठीक से? हाँ। ये शरद भाऊ हर बार ही फूल ले जाते हैं। और हर बारी मेरे लिए भी कुछ लाते हैं। हाँ? बाबा एक पुराना फोन खरीद के दो ना बाबा, सिर्फ गेम्स के लिए। अभी नहीं बेटा, पहले ही शरद भाऊ की सारी किश्तें पूरी होने दे, उसके बाद ला दूंगा, ठीक है? पक्का? हाँ रे बाबा पक्का। अब 1 गिलास पानी पिलाएगा बाबा को? हाँ। जा। 12 में से 6 किश्तें पूरी हुई थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसे ही लगा था। उस दिन 2 तारीख तो नहीं थी। जी किया था दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूं, वही के वही। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। और कल कुछ लाऊं? नहीं। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हालचाल पूछता चलो। अरे तुम्हारे हाथ को क्या हो गया तुकाराम? खेत में कट गया क्या? मैं हल्दी लेके आती हूँ। तुकाराम, आज रात को 8 बजे मिल मुझे ठेके पर। देख तुकाराम, मुझे पता है कि गलत है, लेकिन जरूरत भी एक चीज होती है ना, सिर्फ मेरी नहीं यार, मालती की भी। शरद भाऊ, आपकी भी पत्नी है, बच्चे हैं। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? सिर्फ पत्नी होती, बच्चा नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता, लेकिन बच्चे के खातिर, परिवार के खातिर मैं सोचता चलो पत्नी को अपनी जरूरतें पूरी करनी है, मैं अपना देख लूंगा जो भी है वो, लेकिन घर तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और तूने अभी अभी अपने घर की मरम्मत की है तुका, तेरे जो 6 किस्त है उसकी फिक्र मत कर, वो मैं भर दूंगा। देख तुकाराम, मेरा इरादा तेरा घर तोड़ने का नहीं है, बस मुझे छुप छुप कर कुछ नहीं करना। बोल, मंजूर है? घाव संभाल, अभी नया है, थोड़े दिन में भर जाएगा। लालच था, मजबूरी थी, डर था, पता नहीं क्या था, शायद सब था, पर मैंने मेरी पत्नी और उसके प्रेमी का रिश्ता कबूल कर लिया। क्या बात हुई? उस दिन से मेरा और मालती का एक नया रिश्ता शुरू हुआ, और वो रिश्ता था खामोशी। हम अब एक छत के नीचे 2 लोग थे, जिन्हें एक बच्चे ने जोड़े रखा, और कुछ नहीं। खाना नहीं खाएंगे? पट्टी बदल दो?
मजा अली काका। मजा अली, हाँ अगली बार तुझे और दूर ले जाऊंगा और एक दिन तुझे चलाना भी सिखाऊंगा, ठीक है? बाय काका। बाय। थोड़े ही दिनों में एक आदत सी हो गई, सिर्फ राहुल के बारे में सोचना, सिर्फ उसके लिए जीना। बाकी सब कुछ मानो तो एक पूरा सपना था, और उस पूरे सपने की आदत हो गई मुझे। उसे मैं झेल लेता सिर्फ अपने राहुल के लिए, और अब राहुल को ही मार। साहिब, मुझे लगता है उस साले शरद ने मारा है हमारे राहुल को। नहीं। क्यों नहीं? तुम्हें कुछ और पता है या कुछ छुपा रहे हो हमसे? अब क्या छुपाऊंगा साहब, सब कुछ तो खत्म हुआ है। कुछ नहीं खत्म हुआ है। जब तक राहुल का कातिल नहीं मिलता हमारे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुकाराम, तुमने बताया था कि शरद बागवे और राहुल की अच्छी जमती थी। हाँ। और हम जानते कि राहुल का कातिल उसके पहचान वाला था, तभी तो उसने राहुल को खेतों में बुलाया और राहुल वहां चला गया। अरे राहुल, बाबा ने नए गेम्स डाले कि नहीं फोन में? हाँ शरद काका, अब तक नहीं डाले। हाँ। अच्छा सुन, नीलचंदियों का खेत पता है तुम्हें? हाँ, क्यों काका? आज शाम को 6 बजे तुम वहां पर फोन लेकर आ जाओ। मैं तुम्हें एक से एक नए गेम्स डाल के दूंगा फोन। सच? हाँ, लेकिन सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? राहुल इधर आ। लेकिन शरद क्यों मारेगा मेरे बच्चे को? वही जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं दादा, उसे वहीनी को तुमसे अलग करना था, और राहुल की वजह से तुम दोनों जुड़े हुए थे। वजह जो भी होगी वो हम शरद बागवे से पता कर लेंगे। राधिका, शरद बागवे को उठाकर लेकर आओ। सब साहब, हम भी जाए क्या? अभी के लिए जा सकते हो, लेकिन याद रहे हमारी नजर रहेगी तुम दोनों पर। मुझे अभी भी लगता है कि तुम लोग पूरी बात नहीं बोल रहे, कुछ तो छुपा रहे हो। क्या बोला कमलू ने? कह रहा है कि वो भागा ही नहीं था। भागा नहीं था तो कहां था पिछले 4 महीने से? और तेरे बाप ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज की? साहब, उस सुखीलाल नीलचंदी के घर चोरी हुई, तब आप लोगों ने मुझे बेकार में इतना तोड़ा। उसके बाद मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन सुखीलाल के गोदाम में काम करने के लिए मन नहीं कर रहा था साहब। इस गांव से ही बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैं दिल्ली चला गया। क्या काम कर रहा था दिल्ली में? कहाँ काम कर रहा था? पहाड़गंज में एक ढाबा है, रोलीदा ढाबा, वहां बैटरी का काम कर रहा था। ऐसा कितना बिजी था जो घर पे एक भी फोन नहीं कर सकता था तू? और पिछले 4 महीने से तेरा फोन भी स्विच ऑफ था। साहब, वहां जाते मेरा फोन खराब हो गया, टाइम ही नहीं मिला रिपेयर करने के लिए। आपको नंबर देता हूँ ढाबे का, पूछ लीजिए रोली सेठ से। नंबर लिख। तो वापस क्यों लौटा? अब वापस नहीं लौटा हूँ साहब, 1 हफ्ते की छुट्टी पर आया हूँ। और तेरा जोड़ीदार जीतू, वो भी उसी ढाबे पे काम कर रहा था, उसे भी छुट्टी नहीं मिली, उसका फोन भी खराब था पिछले 4 महीने से। मुझे नहीं पता साहब जीतू कहाँ है, मैं अपने से अकेले गया था दिल्ली, पिछले 4 महीनों से उससे बात तक नहीं हुई मेरी। लगता है पिछली बारी तुम दोनों की ठीक से खातिरदारी नहीं की थी हमने। तुझे क्या लगता है हम लोग इतने मूर्ख हैं तो तेरी बातों में आ जाएंगे? हाँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता जीतू कहाँ है। आपको नंबर दिया, आप रोली सेठ को फोन करके पूछ लीजिए, और फिर से अगर मुझे मारा ना साहब तो मैं वकील करूंगा और मेरे पूरे समाज को इकट्ठा करूंगा। धमकी दे रहा है पुलिस को? खुद की इज्जत और जान बचाने को आप धमकी कहते हो तो इसे धमकी समझ लीजिए सर। दिल्ली वाले ढाबे के मालिक ने क्या कहा? वही बोला जो कमलू कह रहा है सर। मैंने वहां की पुलिस को डबल चेक करने के लिए कहा है। चलो मान लेते ये कमलू सच भी बोल रहा है, लेकिन उसी रात ये जीतू कैसे गायब हो जाता है और पिछले 4 महीने से नो कॉन्टैक्ट जोन में है, और दोनों के परिवार एक साथ मिसिंग कंप्लेंट कैसे दर्ज कर सकते हैं? सर, दोनों परिवारों पर नजर रखना बनता है, कुछ तो खटक रहा है। क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? रात भर थे आप? कुछ नहीं हुआ, उन्हें तुम्हारे और शरद भाऊ के बारे में पता चला। क्या? हाय देवा, कैसे? भले जितना इत्र लगाओ, बदबू को कौन रोक सकता है? मालती जी,
कुछ पता चला मेरे बेटे के कातिल के बारे में? थाने बुलाया तुम्हें साथ में? बहू, सुना आपने? कमलू घर आ गया है, दिल्ली में था और वो पुलिस वालों को बोला कि वो खुद से गया था। और इतने दिनों से वो लोग बाबा को विलेन बना रहे थे, अब तो सच में ही कुत्ते को गायब कर देना चाहिए। चुप, क्या समझाओ वेला? बेची की तरह जबान चल रही है इसकी आजकल। चल जा, मुंह को गुटला। अरे महेश ऐक ना, अरे बेटा सुन। रोजी तू, उसका क्या? वो भी लौटा है? कमलू, पुलिस ने जीतू के बारे में कुछ बताया? वो मुझे कुछ क्यों बताने लगे? सिर्फ जीतू के बारे में कुछ आड़े टेढ़े सवाल किए जा रहे थे। सर आप हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो जिनके जवाब आप पता कर चुके हो? क्योंकि हर मुंह से निकला हुआ जवाब एक नया सच होता है शरद बागवी। पिछले 1 साल से तुकाराम तोलारी की बीवी मालती के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जी। क्या राहुल ने तुम दोनों का ऐसा कोई वीडियो बनाया था जो किसी को देखना नहीं चाहिए था? क्या बकवास कर रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शरद, क्या तुमने राहुल को मार डाला खेतों में बुलाकर? क्या अनाप शनाप बक रहे हो सर आप? वो बच्चा मुझसे प्यार करता था। और शरद क्यों मारेंगे राहुल को? 10 जून की शाम को तुम कहाँ थे शरद? सर मैं मालती के साथ था, उसी के घर। शरद जी, आप जरा बाहर देख के आएंगे क्या कि राहुल आ गया कि नहीं? 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। मालती, अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो लोग देख लेंगे। हाँ ठीक बात है, मैं चली जाती हूँ, देख के आती हूँ। आप अंधेरा हो जाए तो निकल जाइएगा। हाँ और सुनिए, राहुल के बाबा भी आने वाले होंगे, उनके आने के बाद ही निकलिएगा। मैं आती हूँ। मैडम, मैं वहाँ आधा घंटा बैठा रहा, फिर तुकाराम वहाँ आया। नमस्ते शरद बाबू, ये राहुल और मालती कहाँ है? वो राहुल शाम से घर नहीं लौटा है, तो मालती उसे ढूंढने गई। क्या? मैं भी जाकर देखता हूँ। रुक तुकाराम, अंधेरा हो गया, मैं भी निकलता हूँ। बस यही हुआ था मैडम। यही सच है। क्या मेरे पति ने कहा कि शरद ने राहुल को? देखिए, हमसे किसने क्या कहा ये बात मायने नहीं रखती। हमें शक था, पूछ लिया। तुकाराम मुझ पर कभी उंगली नहीं उठाई। मैं जानता हूँ आपके कान उसके भाई प्रवीण ने भरे होंगे। वो मुझे पहले से पसंद नहीं करता था। आप इतना सब पता लगा रहे हैं तो आपने ये भी पता लगा ही लिया हो कि तुकाराम और प्रवीण के बीच में जमीन को लेकर मसला था। तो तुम्हारा कहना है कि प्रवीण ने राहुल को मारा हो? सर, वो मुझ पर बेवजह उंगली उठा रहा था, शायद उसी में कुछ खोट। नहीं साहब, मैं नहीं मानती कि प्रवीण ने कुछ भी किया है। तो तुम्हें किस पर शक है? मुझे नहीं पता साहब। देखिए सर, मालती के साथ रिश्ता बनाकर मैंने शायद गलत किया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इसके अलावा मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस रिश्ते की वजह से जीते जी मेरा पति मुझसे अलग हो गया और इकलौता बेटा खोया है मैंने। इस रिश्ते की वजह से बचा क्या बताऊं? मेरे पापों की सजा मिल रही है मुझे, और कुछ नहीं। आप लोगों का निजी जिंदगी में क्या चलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा ताल्लुक भी नहीं। लेकिन उसका साया अगर इस केस में, राहुल मर्डर केस में दिखाई दिया तो इस केस से जुड़े सभी निजी रिश्तों की बाल की खाल उतार दूंगा। साहब, कमलू तो लौट गया, लेकिन मेरा भाई जीतू कब तक लौटेगा? जब लौटेगा तो पूछ लेंगे उससे। आप हल्के में ले रहे हो साहब, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उस सुखिला ने कुछ कर दिया मेरे जीतू के साथ। तुम इसी दावे के साथ कमलू के बारे में भी बोल रही थी रोहिणी? क्योंकि दोनों एक ही दिन गायब हुए थे साहब। कमलू लौटा तो उसके घर वालों के अच्छे नसीब, लेकिन हम लोग ऐसे आस लगाकर कब तक बैठे रहेंगे साहब? मालती, अब हम नहीं मिलेंगे। तुकाराम सही कह रहे थे, बदबू कभी छुपाई नहीं जा सकती। शरद बागवे और मालती तोलारी। सर, लेकिन मालती तो माँ है। पता है मुझे, राधिका कम होता है ये सब, लेकिन ये तब होता है जब अवैध रिश्ते का जुनून माँ के रिश्ते को भी निगल जाता है। रेयर केसेस है, लेकिन हमने देखे हैं। जी सर। लेकिन शरद बागवे तो प्रवीण तोलारी की तरफ इशारा कर रहा है। राधिका,
इन सबके कॉल रिकॉर्ड निकालो और अच्छे से स्कैन करो। इन सबके पीछे खबरी लगा दो, कोई भी आउट ऑफ रडार नहीं होना चाहिए। 2 और महीने बीत गए, लेकिन राहुल के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। सभी मुमकिन संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन हुए, फोन लोकेशन स्कैन हुए, पर कहीं से कोई सुराग सामने नहीं आया। तुकाराम और मालती के पड़ोसी चौंक गए थे ये जानकर कि मालती का 1 साल से शरद बागवे के साथ अफेयर चल रहा था। मेरी बात सुनो सुप्रिया, सुप्रिया सुनो तो सही। शरद बागवे की अपनी पत्नी भी इस अफेयर के बारे में जानकर बुरी तरह से हिल गई। खबरियों की तरफ से भी किसी भी संदिग्ध के बारे में कोई खास जानकारी नहीं आ पाई। रोहिणी अपने लापता भाई जीतू के बारे में जानने के लिए लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते जा रही थी और सुखीलाल नीलचंदी पर आरोप लगाए जा रही थी। दूसरी ओर कमलेश अपनी छुट्टी पूरी कर वापस दिल्ली लौट गया अपने काम पर। उसे रोक कर रखने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। और वहीं बच्चे को खोने के बाद तुकाराम सभी रिश्तों से परे जाने लगा था, पर अंदर ही अंदर वो घुट रहा था, कुछ छुपा रहा था। राहुल का कत्ल एक शातिर साजिश का परिणाम था और इस साजिश के पत्ते बहुत जल्द खुलने जा रहे थे। विलास सर, अरे कमलेश का फोटो उतारो यहाँ से। बंदा लौटा, खुद से गया था, उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्लोज की है। उतारो। जी सर। मेरे भाई की फाइल क्लोज कब करेंगे साहब? जैसे कमलेश खुद से लौटा और अपनी फाइल क्लोज करवाई, हमारा मानना है तुम्हारा भाई भी जल्दी लौटेगा और उसकी फाइल क्लोज होगी। देखिए सर, आपने बड़ी चालाकी से उस सुखीलाल को हमारी बिरादरी के बच्चे राहुल के कत्ल के केस से तो बचा लिया होगा, लेकिन मैं उसे मेरे भाई के केस से इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। हाँ मुकुल बोल। मालिक एक टिप है, जल्दी बोल। आपका ये राहुल मर्डर केस और जीतू मिसिंग केस जुड़े हुए हैं, आप मिल सकते हो? ठीक है, 10 मिनट दे। रोहिणी, हमें लगता है तुम्हारे भाई की फाइल जल्दी क्लोज होने वाली है। क्या हुआ साहब? क्या केस सुखीलाल ने मेरे भाई के साथ? साहब मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। तुम अभी घर जाओ, हमें हमारा काम करने दो। साहब उसका नाम माया है, माया तोलारी, 5वीं पास, मेरे बहन के साथ स्कूल में पढ़ती थी। देख मुकुल, जान पहचान दोस्ती एक अलग बात है, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकती कि वहाँ क्या हुआ था। हमारी बिरादरी के लोगों ने ना मिलकर भगवान की कसम खाई थी कि कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना माया, और एक बच्चे का कत्ल हुआ है, वो भी तेरी बिरादरी का था। लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं बता सकती कि वहाँ क्या हुआ था। कहाँ क्या हुआ था? वो जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ था, उसके दूसरे दिन उसके घर पे समाज की मीटिंग हुई थी। क्या मीटिंग? पर तू कह रहा था जीतू मिसिंग केस और राहुल मर्डर केस आपस में जुड़े हुए, कैसे? माया मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊंगा। आप सुखीलाल से पूछेंगे, तुकाराम से पूछेंगे, अब डायरेक्ट उठा के पूछ लो ना साहब। मैं तो पहले से बोल रहा था, ये जात बिरादरी का झोल है। सुनिए सुनिए, उठिए, पुलिस आई है, उठिए, पुलिस आई है। पता चला किसने मारा मेरे बेटे को? वो तो तुम हमें बताओगे तुकाराम। मैं? तुकाराम, 11 जून को दोपहर को तुम्हारे घर पर मीटिंग हुई थी तुम्हारे तोलारी समाज की। जी, उसके एक दिन पहले तक मेरा राहुल जिंदा था और आज हम उसी के कातिल को ढूंढ रहे हैं। उस मीटिंग में क्या हुआ था वो बताओ ना। मैं तो कुछ सुन भी नहीं रहा था और राहुल के अलावा मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। तुकाराम, मालती, तुम्हारे राहुल को खोने का दर्द हमारे पूरे तोलारी समाज को है। तुम्हारा छोटा भाई प्रवीण तो तुम्हारे साथ है ही, हम सब भी हैं। तुम्हें इंसाफ मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ओम प्रकाश भाऊ, आप हमारे समाज के मुखिया हैं। आप ही पुलिस को सीधा सीधा जाके बता क्यों नहीं देते कि कौन है इस सब के पीछे? हम सब जानते हैं कि सुखीलाल नीलचंदी का किया करा है। रोहिणी, तुम्हें बीच में बोलने को कहा है किसी ने? समाज में नीलचंदी को हमसे कितना प्यार है हम सबको पता है, और कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। पर किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे भाई जीतू को खा गए वो लोग। उधर देखिए, सुरेश भाऊ के कमलू को भी खा गए। जिसका कोई जाता है वही जानता है। एक मिनट, बघा ओम प्रकाश भाऊ, क्या हमें पक्का मालूम है कि सुखीलाल सेठ ने मेरे बच्चे को मरवाया? कोई और भी तो हो सकता है नहीं?
कोई और मतलब? साफ साफ कहो तुकाराम, डरो मत। हम काहे का डर भाऊ, मैं ये कह रहा हूँ कि कातिल कोई और भी हो सकता है, हमारे बीच में से हो सकता है। तो उसका नाम लो तुकाराम दादा, बोलो। हाँ तुकाराम, नाम लो। अगर बिरादरी में किसी पर शक है तो नाम लो उसका। हम सब भगवान की कसम खाते हैं, जो बात यहाँ हुई है वो बाहर नहीं जाएगी। कसम खाओ। कसम है, कसम है। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं लेने वाले तो अपनी बिरादरी का नाम तो ना ही लो। बेकार में वो नील चंदी और पुलिस वालों को मौका मत दो हमारे लोगों को परेशान करने का। मुआवजा कितना मिला? क्या? सुखीलाल के आदमी पकिया ने तुम्हें पैसे दिए थे। ये सुखीलाल का आदमी पकिया वो कल आया था यहाँ, इस तुकाराम को कुछ पैसे दे रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो पैसे किस लिए थे। कल सुखीलाल सेठ ने पकिया के हाथों मेरी तनख्वाह और 1 महीने का एडवांस भिजवाया। हाँ बताया था, लेकिन हम कैसे यकीन माने कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है? हो सकता है कि मुंह बंद रखने के लिए वो पैसे दिए गए हो तुम्हें। साहब, मैं अपने बेटे राहुल के कत्ल के बारे में चुप बैठूंगा, लेकिन हमारे सामने तो तुम चुप बैठे हो। हमारी नाक के नीचे एक आदमी का तुम्हारी बीवी के साथ 1 साल से अफेयर चल रहा था। ये बात तुमने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। तुम्हारे बेटे के कत्ल के अगले दिन तुम्हारे समाज की बैठक में खुद सुखीलाल का नाम हुआ। खुद तुम्हारे समाज ने मुआवजे और तहकीकात की मांग की और तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? साहब, मेरा दिमाग सुन्न था और इन दोनों बातों का मेरे बेटे के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, वो ताल्लुक तुम हो। क्या कह रहे हो आप साहब? तुम अपनी बीवी मालती से नफरत करने लगे थे, इतनी नफरत कि उससे ताल्लुक रखने वाली हर चीज से तुम्हें नफरत हो गई। और राहुल, वो तो उसी की कोख से पैदा हुआ था। नहीं साहब, ये आप बोल भी कैसे सकते हो? ये हम नहीं बोल रहे, तुम्हारी खामोशी बोल रही है। और तुकाराम, खामोशी का मतलब हम लोग झूठ समझते हैं। कातिल राहुल की जान पहचान वाला था, उसने राहुल को खेत में बुलाया और वो गया। और राहुल को खेत में बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम थे। बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप मुझे तोहफा देने वाले थे ना? आपने मेरे राहुल को मैंने मारा। मैंने मारा राहुल को साहब। आप कैसे बोल सकते हो साहब? साहब, मैं कैसे मारूंगा मेरे राहुल को साहब? साहब, मैंने आपको बताया था ना, राहुल से कितना प्यार है मुझे। साहब, आप ये क्या कर रहे हो? तुमने राहुल को नहीं मारा तो फिर किसने मारा तुकाराम? मुझे नहीं पता। चुप रहने के लिए सुखीलाल ने धमकी दी थी या समाज ने फरमान दिया था? तेल लेने गया समाज का फरमान। वो हर दूसरे दिन हर दूसरी बात पर जारी होते रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, इसे ना मिलो, उसे मिलो। फरमान तो मुझे जीतू कमलू के वक्त भी मिला था। जीतू कमलू के वक्त? आप लोगों ने उन दोनों को उठाया था जब सुखीलाल सेठ ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तब हमारे मुखिया ओम प्रकाश भाऊ के घर बैठक बुलाई गई थी। वैसे मैं कभी जाता नहीं हूं बैठकों में, पर उस दिन खास मुझे बुलाया गया था। यहाँ मौजूद कुछ लोग नील चंदियों को अपना आका मानते हैं, उनके जुल्मों के बावजूद उनकी चाकरी करते हैं। मैं तो कहूंगा उनके टुकड़ों पर पलते हैं। उन्हें यह चेतावनी है कि खबरदार अगर सुखीलाल के यहाँ उन्होंने मजदूरी की, उसने बेबुनियाद हमारे जीतू और कमलू पर उंगली उठाई है। चोर कहा है उन्हें? क्या हम तो लारी चोर हैं? इज्जतदार और मेहनती लोग चोर हैं? सिर्फ पीटा मेरे भाई जीतू को और कमलू को पुलिस ने, जानवरों से भी बदतर पिटाई की है। न्याय होगा उनके साथ, लेकिन तब तक यहाँ बैठे हर तौलारी को यह कसम खानी होगी कि सुखीलाल तो क्या, किसी भी नील चंदी के यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। कसम है, कसम है। मुझे कुछ कहना है भाऊ। हाँ तुकाराम, मैं तो इंतजार कर रहा था कब बोलोगे, इसीलिए खास तुम्हें इस बैठक के लिए बुलाया है। ओम प्रकाश भाऊ, सभी लोग जानते हैं कि इतने सालों से मैं सुखीलाल सेठ के खेतों में काम कर रहा हूँ, उनका खेत संभाल रहा हूँ। मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, मुझसे हमेशा वो अच्छे से ही पेश आए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कि इस चोरी के आरोप को सिर्फ एक चोरी का आरोप ही समझा जाए, इसे जात बिरादरी का मामला ना बनाया जाए। तुकाराम दादा, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे भाई जीतू और इनके बेटे कमलू ने वाकई में चोरी की है? मतलब कि आपने भी उन सुखीलाल नीलचंदी के साथ हाथ मिला लिया ना अपनी बिरादरी के लड़कों के खिलाफ? नहीं, मैं कतई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि पुलिस वालों को उनका काम करने दो। अगर आपके भाई प्रवीण का पुलिस भट्टा बनाती
या फिर आपकी पत्नी मालती लड़के राहुल के साथ नीलचंदी कुछ कर देते तो फिर कैसा लगता आपको? मुझे ऐसी बहस में पड़ना ही नहीं है रोहिणी। और ओम प्रकाश भाऊ, यह आपका फरमान कि मैं सुखीलाल सेठ के खेतों में काम ना करूं, मैं इसे नहीं मानता। और मेरे जैसे जो जो मेहनत की रोटी कमा रहे हैं, दुश्मनी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस फरमान को नामंजूर करे। अरे क्या नामंजूर करे? ओम प्रकाश जी नाइंसाफी है। ओम प्रकाश जी नाइंसाफी है। शांत। तुमने जो कहना था कह लिया तुकाराम। अब मेरी बात सुनो, जो समाज की मदद को नहीं आता उसके बुरे वक्त में उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। कल को तुम्हारे किसी अपने के साथ नीलचंदियों ने अगर कुछ किया तो दलील लेके हमारे पास मत आना। ओम प्रकाश भाऊ, समाज के सभी भाई बहनों, अभी आप सभी गुस्से में हो, तेवर चढ़े हुए हैं, इसलिए सिर्फ मैं यही कहूंगा कि दुश्मनी दो धारी तलवार है। दुश्मन का गला भले काट लो, दूसरी तरफ से खुद का ही गला कटता है। फालतू का फरमान था साहब, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कुछ लोग छुप छुप के काम करते रहे और खुद जीतू और कमलू छूटने के बाद वही सुखीलाल सेठ के यहाँ काम करते रहे और 6 महीने बाद गायब हो गए। मुझे नहीं पता वो गायब हो गए या खुद से ही गए या क्या हुआ। तुम्हें किसी पर शक है? किसने मारा होगा राहुल को और क्यों? आप लोगों ने पहले कहा कि मेरे बच्चे के मोबाइल फोन का मसला था, फिर बोले सुखीलाल सेठ, फिर बोले मेरा भाई प्रवीण और फिर शरद भाऊ, और अब आप कह रहे हो कि मैंने खुद अपने बेटे को मार डाला। मैं थक गया हूं साहब, थक गया हूं मैं। मुझे मेरे राहुल के पास जाना है साहब। जीतू और कमलू का गायब होना और राहुल मर्डर केस, दरअसल ये दोनों केसेस ओम प्रकाश, तुकाराम और सुखीलाल से जुड़े हुए हैं। शास्त्री, तुम सुखीलाल के घर जाकर उससे बात कर, और राधिका तुम ओम प्रकाश के घर जाके, लेकिन संभल कर। ध्यान रहे कि ये दोनों अपने अपने समाज की अगुवाई करते हैं। बैठो मालती। पता है मालती, आज पुलिस थाने में उन्होंने क्या कहा? क्या? बोले मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि मैंने वो नफरत तुम्हारे बेटे राहुल पर निकाली। मैंने राहुल को मार डाला मालती, ऐसे बोले। कीड़े पड़े उन्हें। आपके जैसा पिता इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका। और मैंने जो रेखा पार की, उसकी माफी इस जन्म में नहीं है। पर आपने बड़ा दिल रखा। क्या बड़ा दिल? मैंने लालच की रेखा पार की थी। मुझे भी इस जन्म में कोई माफी नहीं है, लेकिन बेटा हम दोनों ने खोया है। उम्मीद करते हैं जहां भी होगा हमें माफ कर देगा। नमस्कार शास्त्री जी, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं? सीधा सवाल है सुखीलाल जी, राहुल तुलारी को किसने मारा? सुखीलाल नीलचंदी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना आपका काम है मैडम, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा दावे के साथ, मेरी बिरादरी से ऐसा कोई नहीं है। अरे कोई अपनी बिरादरी के बच्चे को कैसे मारेगा? बच्चा तो मारा गया है ओम प्रकाश जी, और सुखीलाल के खिलाफ हमें कोई सबूत भी नहीं मिला। जीतू और कमलू के केस में भी नहीं, और कमलू तो लौट आया है। वही तो बात है, दोनों केसेस में जानबूझकर मेरा ही नाम लिया गया है। कोई बच्चा भी बोलेगा ये उन्हीं के बिरादरी में से किसी की चाल है। पर राहुल को सच में मारा गया सुखीलाल जी? खास मुझे बदनाम करने के लिए उस बच्चे को बलि का बकरा बना दिया गया होगा। नामुमकिन, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपको जबान देता हूं
हमारे समाज से आपको पूरी मदद मिलेगी उस गद्दार को ढूंढने में, लेकिन वो मिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। अब क्या बोल रहा था पुलिस वाला? मैंने तुमसे कहा है ना महेश, इस मसले में ना पड़ो। ये मसला मुझे विरासत में मिला है बाबा, जैसे आपको और दादाजी को मिला था, इसलिए मुझे जानना है कि हो क्या रहा है। अभी तक इस केस में क्या हुआ था और क्या हो रहा था, इस पर इन्वेस्टिगेशन की पकड़ पक्की नहीं रही थी, लेकिन बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन की गुलेल का निशाना सही जगह पर लगने जा रहा था और खुलने वाले थे कुछ ऐसे पत्ते जिनके बारे में अब तक किसी को भनक नहीं थी। सर, मैंने इस ओम प्रकाश का बैकग्राउंड निकलवाया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है, लेकिन अपनी बिरादरी में थोड़ा शोर ड्रामा करता रहता है, पर ले देकर शांति बनाए रखा है। सुखीलाल के बारे में भी यही पता चला है सर। बच्चा तुकाराम और मालती ने खोया, जो इस वक्त हमारे संदिग्ध नहीं है। शरद भी आउट, प्रवीण आउट, सुखीलाल और ओम प्रकाश हमारे रडार पर नहीं है। फिर ऐसा कौन है जो है तो इसी दुनिया में लेकिन हमारे रडार पर नहीं आ रहा? सर, वो फिर से आ गई है दिमाग चाटने। वो रोहिणी तोलारी और वही दुखड़ा गा रही है। जीतू को सुखीलाल ने गायब किया, राहुल को सुखीलाल ने मार डाला। शास्त्री, सुखीलाल जब यहाँ आया था तब उसने एक बात कही थी कि तोलारी बिरादरी से कोई तो है जो उसे फंसाना चाहता है। हाँ सर, उसने तो यहाँ तक कहा था कि राहुल को जानबूझ के मरवाया गया उसे फंसाने के लिए। सर, जीतू और कमलू के केस को हमेशा एक समझा गया। कमलू ने ये कहा था कि वो भागा नहीं था और जीतू के बारे में उसको कोई खबर नहीं थी। फिर भी उसका बाप सुरेश रोहिणी के साथ आता रहता था। कमलू के बाप सुरेश को उठाकर लेकर आओ। शास्त्री, इस रोहिणी की स्कैनिंग शुरू कर दो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। मुझे लगता है दोनों केसेस को जोड़ने वाली कड़ी हमें मिल चुकी। वो चोरी का इल्जाम वगैरह होने के बाद हमारा कमलू एकदम गपचुप गुमसुम रहने लगा था। एक दिन काम पे गया, फिर लौटा ही नहीं। मुझे लगा जीतू को कुछ मालूम होगा, विचारना त्याला पूछना। मैं तो खुद आपसे पूछने आने वाली थी सुरेश भाऊ। जीतू भी रात भर घर वापस नहीं आया, उसका भी फोन ऑफ जा रहा है। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन शिकायत करने जाता। रुकिए 2 मिनट, मैं भी आपके साथ आती हूँ। लेकिन शिकायत क्या करेंगे? यही कि मेरा बेटा गायब हो गया, ढूंढो जरा उसे। सुरेश भाऊ, 2 जवान लड़के ऐसे गायब थोड़ी ना हो जाते हैं, उन्हें गायब करवाया गया। चोरी का इल्जाम नहीं लगा पाया तो देखो उन्हें गायब भी करवा दिया। किसने? वही कमीना सुखीलाल नीलचंदी। उसके बाद रोहिणी जो बोलती गई मैं सुनता रहा। दरअसल आप लोगों से बात करने के बाद कमलू जब घर लौटा तो रोहिणी भी पीछे पीछे घर आई थी। क्या बोली तब? कैसे आ रहे तेरे सवाल? यही कि जीतू और मैंने चोरी का माल कहाँ बेचा, जीतू कहाँ है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने बोल दिया जीतू के गायब होने से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे लेकिन तुझे ये तो मालूम है ना कि सुखीलाल तुम दोनों की जान के पीछे पड़ा है। देख, तुझे पुलिस को बोलना होगा कि तुझे पक्का लगता है कि सुखीलाल ने जीतू के साथ कुछ कर दिया है। मुझे तो माफी करो इस बिरादरी की लड़ाई में रोहिणी, तो पुलिस को ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो मुझे मालूम नहीं या जो हुआ ही नहीं। जीतू गायब है और तू कह रहा है कुछ नहीं हुआ है। सुरेश भाऊ, आप कुछ नहीं कहेंगे? कमलू सही तो कह रहा है ना, काय चुकी से बोल रहा तो। सुरेश भाऊ, याद रखो ओम प्रकाश भाऊ ने क्या कहा था, जो बिरादरी की नहीं सोचता उसको कोई नहीं पूछता। उसके बाद मुझसे या कमलू की माँ से बात तक नहीं करती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं ओम प्रकाश भाऊ से वो शिकायत न कर दे या कुछ कर न दे। अब चिंता न करें, वो कुछ नहीं करेगी, जो करना है हम करेंगे। हाँ, मैं राजेंद्र सुर्वे बोल रहा हूँ। आप कौन? झांझरवाड़ी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर शास्त्री बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। रोहिणी तोलारी से काफी अच्छी पहचान है तुम्हारी। हाँ 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 जी। रात को 2, कभी कभी 3 बजे वाली पहचान। साहब, रोहिणी 1.5 साल पहले मेरे मेडिकल स्टोर पर असिस्टेंट की जॉब पर लगी थी। 6 महीने हमारा अफेयर चला था और मेरी बीवी की तबीयत नाजुक रहती है तो। तुझसे सफाई नहीं मांग रहे, सवाल पूछे उसका जवाब दे। जीतू को जानता है? हाँ साहब, रोहिणी का भाई 1-2 बार शॉप पर आया था वो। अभी कहाँ है जीतू? मेरे को कैसे मालूम होगा साहब? रोहिणी ने 1 साल पहले जॉब छोड़ दिया था और मैं भी नहीं चाहता था कि वो वहाँ पे रहे, क्योंकि हमारा रिश्ता 1 साल पहले टूट चुका था। क्यों टूटा रिश्ता? तेरी बीवी की तबीयत ठीक हो गई थी क्या? नहीं साहब, वो मेरे को धोखा दे रही थी। सेम टाइम पर उसका दूसरे के साथ भी अफेयर था। दूसरे का नाम बोल। इंस्पेक्टर कुछ तो बोलिए। नहीं है सर। आप बताएंगे आप मेरे बेटे को ढूंढ क्यों रहे हैं? आपका बेटा 18 साल का हो गया? नहीं, अभी 2 महीने बाकी हैं। बच्चा है वो। आपके बिरादरी की रोहिणी तोलारी के साथ आपके बच्चे का 1 साल से चक्कर चल रहा है और हमें शक है कि रोहिणी का हाथ है राहुल के मर्डर में और शायद आपके बेटे का भी। ओम प्रकाश जी, आपका नाम अच्छा है, अब काम भी अच्छा कीजिए। बताइए, आपका बेटा विनीत कहाँ मिलेगा?
वो कभी कभी हमारे खेत वाले पुराने मकान में जाता है अपने दोस्तों के साथ। याला म्हणतात मजा। जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू, 6 महीने से तेरी बहन ने हमारा सर खा के रखा था। कहाँ है जीतू, कहाँ है जीतू? अब हम तुम तीनों का सर खाएंगे। ले चलो। साहब जो हुआ है वो सब सच बता रहा। कुछ भी छुपाया ना तो मुंह में एक भी दांत नहीं रखूंगा, तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बोल। तू भी समझी? पता नहीं साहब। अबे कब तक वही वही थके हुए गेम खेलता रहेगा? अब क्या करो विनीत दादा, जो है वही खेल रहा हूँ। सुन, आज शाम को 6 बजे नीलचंदी के खेत के अंदर मिल। एक आदमी है जो तुझे नए नए गेम डाल कर देगा, वो भी फोकट में। फोकट में? हाँ, लेकिन तू किसी को बोलना मत कि वो और मैं तुझे मिल रहे करके। अगर तू किसी को भी बोलेगा तो पूरा सारस गांव पीछे पड़ जाएगा कि हमें भी दो, हमें भी दो। खा देवाची शपथ की किसी को नहीं बोलेगा। ठीक है, फिर शाम को 6 बजे। ये जीतू का गेम डाल के देने वाले? विनीत, रोहिणी और जीतू ने अपना जुर्म कबूल किया। अब तेरी बारी। क्या क्या किया इसने मैडम? और ये जीतू और रोहिणी ने क्या कबूल किया है? विनीत, बताओगे नहीं अपने पापा को? अरे क्या किया है तूने? क्या किया है? सुखीलाल को फंसाने के लिए तुमने राहुल को मरवाया? सुखीलाल ने मेरे भाई को चोर कहा, उसे खूब पिटवाया। और फिर जब कमलू गायब हुआ तो मुझे लगा ये मौका अच्छा है। जीतू, जीतू उठ ना, जीतू जल्दी उठ। कमलू कल रात से गायब हो गया, कहीं भाग गया होगा। तू भी कुछ दिन के लिए गायब हो जा। मैं सुखीलाल नीलचंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली हूँ। सबको लगेगा उसने तुम दोनों को गायब करवा दिया है। फिर देखना उसकी खैर नहीं। समझ गया ना? चल जल्दी कर, अब क्या सोच रहा है, जल्दी कर। लेकिन जब तुकाराम ने साथ देने से मना किया तब मेरी सुलग गई। मुझे उसे सबक सिखाना था। विनीत मेरी जेब में था, इसलिए वो तुरंत मान गया। जीतू को भी गुस्सा था सुखीलाल पर और अब तुकाराम पर भी। हमने प्लान बनाया और मार डाला राहुल को। एक दूसरे बिरादरी के आदमी को बदनाम करने के लिए तुमने अपने ही बिरादरी के 11 साल के बच्चे को मार डाला ताकि दोनों बिरादरियों में झगड़ा हो जाए। सिर्फ इसलिए कि तू उसके साथ सोता है। रोहिणी तोलारी और उसके भाई जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का चार्ज लगाया गया है। हालांकि जुर्म के वक्त विनीत तोलारी नाबालिग था, पर कोर्ट ने जुर्म की जघन्यता, उसकी हीनियसनेस को नजर में रखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 के तहत विनीत पर भी धारा 302 लागू की है। तुकाराम और मालती अपने बेटे के कत्ल की वजह जानकर हक्का बक्का रह गए। ओम प्रकाश को भनक तक नहीं थी कि राहुल के कातिलों में एक उसी का नाबालिग बेटा विनीत था। सुखीलाल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उससे बदला लेने के लिए रोहिणी ने एक मासूम बच्चे को मार दिया। दूसरी तरफ उसके घर हुई चोरी का केस अब तक हल नहीं हो पाया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। रोहिणी तोलारी ने गुलेल के एक पत्थर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की। एक निशाना था दुश्मन बिरादरी के सुखीलाल से बदला लेना, दूसरा मकसद था अपनी ही बिरादरी के तुकाराम को गहरा घाव देना, क्योंकि उसने अपनी बिरादरी के फरमान का अनादर किया। सुखीलाल का जीतू और कमलू पर चोरी का आरोप लगाना शायद जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन जीतू को न्याय दिलाने के लिए उसकी बहन रोहिणी ने ऐसा घोर अन्याय का रास्ता चुना जो समझदारी की सारी परिभाषाओं का अनादर करता है। दुनिया में भड़काने वालों की कमी नहीं, लेकिन किस हद तक भड़कना है, किस हद तक अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई के साथ समझौता करना है, यह हर इंसान को सोच समझ कर तय करना है। अपने जमीर और अपने विवेक पर होने वाले वार से सतर्क रहना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें,
क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।